नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं मौजूद हूँ हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के मोहाना मंडी में। हरियाणा में मंडियों का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है चुनावी रैलियां करने के लिए, क्योंकि पहले ही से इस तरह के टिन शेड लगे होते हैं और अच्छी व्यवस्था हो जाती है यहाँ पर। INLD और बीजेपी की रैली कवर करने के बाद हम आए हैं कांग्रेस की रैली को कवर करने के लिए, जो हरियाणा में तीसरी बार सत्ता की दावेदारी कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये सभा होने जा रही है यहाँ पर। हम इस अगले 1 घंटे में देखेंगे कि कांग्रेस के नेताओं को सुनने आने वाले लोगों की आर्थिक सामाजिक जो दशा है वो उनके पहनावे या राजनीतिक आचरण से, नारेबाजी के आचरण से किस तरह से अभिव्यक्त होती है। हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस के भाषण में क्या वो उस तरह की आक्रामकता है जिस तरह की आक्रामकता संस्कृत निष्ठ हिंदी युक्त बीजेपी के नेताओं में इन दिनों काफी मुखर है। क्या कांग्रेस के नेताओं में अपने काम को लेकर ऐसी दावेदारी या विश्वास है जनता के बीच जाने को लेकर, जिस तरह के विश्वास से रमन सिंह या फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 सरकारों को पूरा करने के बाद गए थे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अगले 1 घंटे में देखेंगे कि कांग्रेस की रैली किस तरह से बनती है, कैसे लोग आते हैं। इन तमाम छोटी छोटी बातों पर हम गौर करेंगे और राजनीति के समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और अगर उसमें राजनीति है तो भाषणों के अलावा वो भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर पार्टी की सभाओं में बहुत अच्छा गाना है लेकिन बहुत भाषणों पर ही ज़्यादा जोर है। विचार गायब है, हर चीज़ को एक नारेबाजी की शक्ल में बदल दिया गया है। लेकिन वही इन नारों से अलग, इन सरकारों से अलग जब आप आम जीवन में जाकर देखते हैं तो नारे खोखले पड़ जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो किसी भी नेता के हों। तो प्राइम टाइम में हम देखेंगे अगले 1 घंटे में। अब रैलियों में पैदल चलकर आने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। आप किसी भी पार्टी में जाएंगे तो मामला बसों से शुरू हुआ था, लेकिन अब बड़ी बड़ी SUV गाड़ियों से भी लोग भर के लाए जाते हैं और रैलियों का कार्य संपन्न होता है। एक अंतर आप नोटिस करना चाहिए आपको कि कांग्रेस की इस रैली में जो आने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर वृद्ध लोग हैं और ग्रामीण अंचल के लोग हैं जो आ रहे हैं। अभी ये जो लौट जा रहा है इसमें युवा कम हैं, तो ये भी शायद कुछ कांग्रेस के बचे हुए जनाधार या उसके जनाधार के बारे में कह ही रहा है। बुजुर्ग क्यों दिखते हैं? नौजवान कहाँ हैं? बीजेपी में चले गए? नहीं है, नौजवान अभी प्रोग्राम लगे हुए हैं, ला रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो देख रहे हैं ना, राजनीतिक व्यक्ति को बोलना चाहिए। सारे लोग एक खास उम्र के लोग हैं, 40 से ऊपर के हैं। बीजेपी की रैली में जाता हूं तो नौजवान दिखते हैं। कहाँ है नौजवान? आपकी पार्टी में क्यों नहीं है? कोई भी फैसला जो लेते हैं तो हमारे बुजुर्ग ही लेते हैं, आदेश देते हैं तो बुजुर्ग ही देते हैं। नरेंद्र मोदी दूसरी बात कहते हैं कि अब जो फैसला लेगा नौजवान लेगा, देश युवाओं का है। आपके राहुल गांधी युवा हैं तो यहाँ पे ज्यादा युवा होने चाहिए, पर ज्यादा बुजुर्ग हैं। रवीश जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कहीं पार्टी का इलेक्शन में, कहीं कैंडिडेट का, हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है वो बहुत ही अच्छा है। नहीं, मैं कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर सैंपल लिया जाए, जो बैठे हैं ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, 40 या 45 से ऊपर के लोग हैं। जी, आप बीजेपी की रैली में जाइए तो उससे ज्यादातर नौजवान दिखते हैं। ऐसा क्यों है कि नौजवान यहाँ कम है? ये प्रक्रिया में जरा समझाइए। मतलब कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों है ऐसा? क्या आप लोग का संवाद युवाओं से कमजोर पड़ गया है? क्या आपके नेता का संवाद युवाओं से कमजोर पड़ गया है? नहीं नहीं, हमारा सम्मान कम नहीं है। आजकल जो यंग ब्लड है ना जी, वो पेरेंट्स की ज़्यादा अहमियत नहीं करते, वो अपने मन से अपना खुद को चलते हैं।
लेकिन ठीक है, वो अपना अगर रास्ता राजनीतिक चुन रहा है अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर, तो उसके लिए फिर कांग्रेस क्यों नहीं विकल्प बन पाई युवाओं का? यहाँ भी बहुत से युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, आप देखिए। ऐसा है सर, वहाँ प्रधानमंत्री आए हुए थे या सीएम आए हुए हैं, और ये एक ब्लॉक स्तर की है, वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की रैली थी, इस वजह से वहाँ कुछ ज्यादा, हाँ ब्लॉक। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी लोग हैं, मौजूद हैं। अगर लोग मौजूद हैं तो ज्यादातर इसमें एक तरह से बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि युवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया है। नहीं है, उसका एक कारण है क्योंकि ये देहाती क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोगों की थिंकिंग है, जो लोग बुजुर्ग होते हैं, उन बुजुर्ग लोगों को ज्यादा मान्यता दी जाती है, बल्कि शहरी क्षेत्रों से दूसरी है, क्योंकि यहाँ पर जो सदस्य घर का प्रमुख होता है उसी को मेन जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं ग्रामीण इलाका इसलिए बुजुर्ग ज्यादा है? हाँ जी। अगर और दूसरा शहरी इलाकों में अभी ग्रामीण युवा में कम है कांग्रेस की, अभी ग्रामीण में बुजुर्गों पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और उनकी लोग मानते हैं, बुजुर्ग को भी मानते हैं। क्यों है कि आप लोग कांग्रेस लगातार हार रही है? नहीं हार रही, कांग्रेस हार ही रही, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आएगा। आप उपचुनावों में देख सकते हैं, उपचुनावों में कांग्रेस हर जगह जीती है। आप ये देखिए कि यहाँ पोस्टर है, इस पोस्टर में मैं ये इनसे सवाल पूछ रहा था कि जैसे अगर आप बीजेपी का पोस्टर देखें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, ठीक है, आप आलोचना करते हैं कि एक व्यक्ति की पार्टी है, लेकिन वो आत्मविश्वास देखिए कि वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा रही है। आपके इस होर्डिंग में ना तो सोनिया गांधी की तस्वीर है, ना राहुल गांधी की तस्वीर है, तो बात क्या है? आपका विश्वास कम होता जा रहा है, आप लोग क्यों ऐसे होते जा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कांग्रेसी लोग। सर ये इलेक्शन स्टेट का है, सेंटर का इलेक्शन होता तो वो हमारे मौजूद बड़े नेता हैं। ये आपने तो तस्वीर ही नहीं लगाई। पार्लियामेंट का इलेक्शन होता तो उनकी तस्वीर लगा के हम उनको आगे हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। क्या आप लोगों का अपने नेता में विश्वास कमजोर हो गया है? नहीं सर, विश्वास है सर। उनका अपने स्टेट के नेताओं में विश्वास नहीं है, कोई दावेदारी नहीं है। हमारा अपने स्टेट के नेताओं में विश्वास है। उनकी तो यहाँ पकड़ ही कुछ नहीं है, बीजेपी की यहाँ कोई पकड़ नहीं है। सोनिया गांधी जी को परिचय के मोहताज नहीं है, हर कार्यकर्ता के दिल में सोनिया गांधी है। पोस्टरों पे फोटो लगाने से कुछ नहीं होता, जो कार्यकर्ता के दिल में सोनिया गांधी है तो दिल में तो रहेगी। फिर मैं इसका ये मतलब निकाल रहा हूँ कि आपका विश्वास कमजोर है, इसीलिए आपने पोस्टर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा विश्वास है। पूरी दीवारों पे बैनर और पोस्टर लगा देते हैं और कार्यकर्ता हमारा जागे नहीं। क्या हम चुनाव जीत जाएंगे बैनर पोस्टर के सहारे? लेकिन बीजेपी का तो दोनों है, वो पोस्टर बैनर भी लगा रही है, चुनाव भी जीत रही है। उनके पास ना कार्यकर्ता है ना नेता है, वो उनके पास सिर्फ मोदी मोदी है। असलियत नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ है जमीन पे कांग्रेस के साथ। तो ठीक है, मेरा काम है पूछना। पंक्ति में आप देखिए तो जितने भी लोग बैठे हैं वो खास उम्र सीमा के पार के लोग हैं। मोदी की सभाओं में इतनी तादाद में बुजुर्ग कम दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस की सभाओं में ज़्यादा बड़ी तादाद में बुजुर्ग दिख रहे हैं। और इस वक्त भाषण शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी यहाँ लोगों को अपनी टोपी दे रही है और पटका दे रही है और झंडे और बैज इत्यादि बांटे जा रहे हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ जो भी बैठा हुआ है उन सबको एक तरह से कांग्रेस के रंग में एकाकार कर दिया जाएगा, जैसा कि बीजेपी की सभाओं में भी होता है। लोग मोदी की टोपी लगा कर आते हैं, मोदी के बैच लगा कर आते हैं, कमल के बैच लगा कर आते हैं। तो ये सारा सिस्टम हर पार्टी का एक ही है। लगता है कि कोई एक ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो अलग अलग पार्टियों को खुराक बांट रही है। ये जो कलाकार बोल रहे हैं, ये सोमवार के दिन फरीदाबाद में हुई नरेंद्र मोदी की सभा में भी लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। वहाँ बीजेपी के नेताओं की शान में कविताएं पढ़ रहे थे, गीत पढ़ रहे थे। आज ये फरीदाबाद के दूसरे हिस्से में कांग्रेस की सभा में है। हम प्रयास करेंगे इस कलाकार से बात करने की कि कैसे वो अलग अलग राजनीतिक दलों की रैलियों में जाते हुए बदलता है, खुद को रूपांतरित करता है। कोई बात आपने इस पूरे हल्के में देखी नहीं होगी, तो आज अपने प्रिय विधायक को आशीर्वाद कैसे आप लोगों के पास अलग अलग सभाओं के लिए अलग अलग चीजें होती हैं।
साथ ही बनाते हैं जी। नहीं, वो लिखा हुआ है जी जी नहीं, जब आप कल मोदी जी की सभा में थे तो वो अलग चीज गाया आपने, यहाँ वही चीज गाएंगे, अलग गाएंगे? बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल अलग होके हम गाएंगे। अच्छा, यहाँ काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। कल आप लोग काफी पगड़ी उगड़ी में आए थे। नहीं, अभी पगड़ियाँ आ रही हैं, पगड़ी हम बनाएंगे। पगड़ियाँ आ रही हैं। एक आध गाना दिखाते कि कैसे कांग्रेस की सभा में, जैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलराम आर्य है। अच्छा, तो ये कांग्रेस के लिए अभी लिख दिया आपने? 10 मिनट पहले ये हमने लिखा 10 मिनट पहले लिख दिया। चारों ओर विकास की गंगा हुड्डा जी ने बहाई है। हुड्डा के कामा की चर्चा दुनिया के माछारी से, हरियाणा में कांग्रेस वही तीसरी बार भी आ रही है। अच्छा, ये तो आपने कॉपी बनाई है, वो आम आदमी का है। फॉर्म पे पेपर पढ़े थे हमने। अच्छा, आम आदमी के पर्चे पे आपने वो इधर कांग्रेस का ये भी लिख दिया है। ये दिल्ली विच बीजेपी दी आई बारी है, चंडीगढ़ जोड़ दी वे करो तैयारी है। मोदी जी, मोदी जी के लिए कल का है। बलराम जी हर रैलियों में गा रहे हैं और सोमवार को फरीदाबाद में इनसे मुलाकात हुई थी। अब मंगलवार को जब मैं ये रैली शूट कर रहा हूँ तो बलराम जी ने कांग्रेस की शान में गाने लिखे हैं। अनुभव इतना हो गया है कि साथ के साथ दिमाग में हर पार्टी के लिए बना देते हैं आप। हाँ। ऐसे कितनी सभाएं कर ली होंगी अलग अलग दलों की? ज़्यादा तो सभाएं हमारी बीजेपी की रहती हैं। अच्छा, तो पर्टिकुलर पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी से हमारे पारिवारिक संबंध है, इस वजह से हम यहाँ कांग्रेस की करते हैं। ज्यादातर आप बीजेपी का? ज़्यादातर ऐसे बीजेपी कांग्रेस का यही कर रहे हैं ज्यादा हाँ, नहीं? बहुत रेयर चांस कांग्रेस के हम और करते हैं। इनेलो का इनेलो का हम कार्यक्रम नहीं करते। नहीं कर रहे? और एक दिन में आपने बीजेपी की अब तक कितनी सभाएं ऐसी? बीजेपी की ओबामा मोदी जी की रैली हुई थी, वो हमने ये बैंक जो है और इस बेंचों पे समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस की रैलियों में जो गाने बजते हैं वो भी होते हैं देशभक्ति के ही, लेकिन उनमें बीजेपी की तरह आक्रामकता नहीं होती है, शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसा लगता है कि पार्टी चुनाव लड़ने नहीं आई है, वो लोरी सुनाने आई है। इसी तरह से हुड्डा का जब आप विज्ञापन देखेंगे तो उनमें स्पष्टता या आक्रामकता नहीं है, अग्रेसिव नहीं है। बीजेपी के नारे एक पंक्ति जो आज के ट्विटर युग के जमाने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, उस आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे यही गायक जब फरीदाबाद की रैली में नरेंद्र मोदी की सभा में गा रहा था तो इसके गाने के तेवर अलग थे, बातें अलग थी, आक्रामकता थी। आज आप देखते हैं ग्वालियर खानदान राज करता है, जिन्होंने झांसी की रानी को मरवाया। आज पटियाला का खानदान राज करता है, जिन्होंने राव तुलाराम को हरवाने का काम किया। आज अलवर का राजघराना राज करता है, जिन्होंने मेवात को दबाने का काम किया। आज भी देश के अंदर उन्हीं लोगों का शासन था, जिन लोगों की संपत्तियां जब्त होनी जानी चाहिए थी, उन लोगों ने 65 वर्षों तक खूब इस देश को लूटा है। साथियों, बुजुर्गों, और यही गायक जब कांग्रेस की रैली में गा रहा है तो काफी मृदुल हो गया है। एक और बात है कि मैं कांग्रेस की इस रैली में आए कार्यकर्ताओं के पहनावे पर भी टिप्पणी करना चाहता हूं। जो मेरी बाईं तरफ हैं, उनके सारे कपड़े पुराने हैं, खुले हुए इनके लगते हैं, लेकिन बीजेपी की रैली में जाइए तो जो कार्यकर्ता या स्थानीय नेता आता है वो काफी चमकदार कपड़े में आता है, साफ सुथरे नए कलर डाले हुए कपड़ों में। तो इन चीजों को भी नोटिस कीजिए कि किसका अपनी पार्टी के प्रति ज्यादा विश्वास होता है, ये शायद इन चीजों में भी झलकता होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीते हैं, मन के जीते जीते
बहुत ज़्यादा मैं इस गायक पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ये पैराग्राफ सुनिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के लोगों को दिलासा दे रहा है, यकीन दिला रहा है कि आप जीत सकते हैं, आप अगर इरादा कर लें तो। शायद इस कलाकार ने यहाँ आए लोगों का मुंह भांप लिया है। जो बड़े बड़े खानदानों के परिवार थे, उस वक्त भगत सिंह के पिता ने 20,000 रुपए देकर उनकी जमानत कराई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20,000 के रुपए की कीमत उस वक्त कितने होगी। एक दिलचस्प बात यह है कि कलाकार एक है, संगीत मंडली भी एक है, लेकिन आज़ादी का वृतांत बीजेपी और कांग्रेस में आकर कई चीज़ें गायब हैं, कई चीज़ें समझने लायक हैं। यही गायक जब बीजेपी की रैली में आज़ादी के बारे में गा रहा है तो 1857 की लड़ाई के प्रतीकों को चुनता है, झांसी की रानी को चुनता है, जिससे एक ऊर्जा आती है लोगों में, एक तरह की आक्रामकता आती है। यही गायक जब कांग्रेस की रैली में आता है तो आज़ादी के वृतांत को, नैरेटिव को एक तरह से बिल्कुल शांत और धीमा कर देता है। लेकिन दोनों ही जगह पर एक शख्स गायब है और वो है गांधी। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस की रैलियों में जब मैं जाता हूं तो कार्यकर्ताओं का, स्थानीय नेताओं का आत्मविश्वास कम नजर आता है। कांग्रेस के पास कोई एक ऐसा जो है ना पब्लिक में जान फूकने वाला जो वक्ता होता है वो अपील नहीं है इस समय किसी के पास। वक्ता नहीं है कांग्रेस के पास। अच्छा, जो एक सही जिसे कहते हैं ना, जो सही मायने में, जैसे मोदी है, मोदी का सिर्फ लहर इसलिए है कि वो एक वक्ता अच्छा है। तो कांग्रेस में बोलने वाले तो होंगे, बोलने वाला नहीं, नहीं है, इस लेवल का नहीं है, उस लेवल का नहीं है। कांग्रेस का वोटर तो है लेकिन उस लेवल का नहीं, वक्ता नहीं है, वक्ता नहीं। अगर बीजेपी की रैली में जाते हैं तो आम कार्यकर्ताओं का भी हाव भाव काफी बदला हुआ देखते हैं। वो प्लांटेड है, वो प्लांटेड है। आप ये देखें, वो एक माहौल बना रहा है। बहुत जल्दी खोखली पर विश्वास बन गया है कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं, हमने किया लेकिन उसका प्रचार इतना ज्यादा नहीं कर पाए। एक मजमा लगाने वाला इस तरीके से अच्छा मजमा लगा जाएगा, उतनी भीड़ इकट्ठी कर जाएगा। देखिए मतलब हर बार अगर हम यही मान लें कि उनको कामयाबी जो मिल रही है उस मजमे की वजह से मिल रही है, सिर्फ मजमा, तो मुझे इसमें आपत्ति है। मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से। कैसे है ना, हरियाणा में तो अगर अलग अलग जाति, समाज, अलग अलग इलाके के लोग अगर वोट देते हैं तो सिर्फ मजमा देख के नहीं देते होंगे। ये हिंदुस्तान के अंदर 60% जनता मजमा देख के वोट देती है। तो आप वो मजमा क्यों नहीं क्रिएट कर देते? हमने मजमा किया, 10 साल हम रहे ना। हमने करके दिखाया। नहीं तो लेकिन ये जो उद्योगपति है हिंदुस्तान के, ये जैसे देश को घुमाते देश वैसे घूमता है। ये अच्छा, यस उन्होंने आपको घुमाया, फिर आप बीजेपी को यस, वो सबको घुमाते हैं। ये यथार्थ इस देश का सच्चाई है। उद्योगपति ही देश चला रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों का इतना प्रभाव है कि करोड़ों जनता को घुमा दे। यस, आप देख लीजिए, ये सारा तो आपका
उद्योगपतियों से संबंध कांग्रेस का क्यों कमजोर है? हमारा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा कर दिया। देखिए, गुजरात के अंदर मोदी ने जिस तरीके से उद्योगपतियों को खुली छूट दी, आपने भी दिया, मनमोहन सिंह ने भी दिया। हाँ, मनमोहन सिंह ने, लेकिन गुजरात में जो खुली छूट दी उससे उद्योगपति उनकी तरफ गया। कई तरीके हमारे यहाँ, हरियाणा जो है किसान खेती बाड़ी होती है यहाँ पे, यहाँ के हुड्डा साहब किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं ज्यादा, उद्योग थोड़ा कम है। वहाँ पे खेती बाड़ी इतनी नहीं है जितनी उद्योग, एक पॉइंट पकड़ना होता है। मोदी साहब ने उद्योग पकड़ लिया, इन्होंने किसान पकड़े हुए। इसका अंतर है, इसका अंतर। किसान हमेशा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन किसानों को भी पकड़ लिया है। वो काफी बोलते रहते हैं किसानों के बारे में। खाली किसानों को आज की तारीख में किसानों की आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। जो धान में किसान पिट रहा है, मोदी साहब कहते थे कि किसानों को पिट रहा है धान में, मतलब आप जो 2000 रुपए का जो निश्चित मूल्य है उससे भी 1000 रुपए कम है। धान तो बासमती का मुद्दा उठा रहे थे कि आपकी वजह से दाम कम। नहीं, बासमती की बात कर रहे हैं, धान की बात कर रहे हैं। ये लोग यही इसकी खासियत है मोदी। देखिए, मैं इनका तो बुरा आदमी, लेकिन खासियत यही है कि किसी भी बात को घुमा के दूसरे तरीके से कह देना, दूसरे के सर पे डाल देना। खरीद मूल्य काफी कम हो गई है इस सरकार के आने के बाद। केंद्र सरकार ने जो निर्यात बंद कर दिया, निर्यात बंद कर दिया, उससे धान की जो कीमत है उसमें कमी आई है। देश का किसान उससे पूरी तरह से निर्यात बंद होने से धान रुक गया। अब व्यापारी खरीद नहीं रहा, किसान कहाँ ले जाए? ये हर वर्ष की, चाहे यूपी में गन्ना किसान देख लीजिए, यहाँ धान किसान देख लीजिए, गेहूं के टाइम में गेहूं खरीदार। ठीक है, आपके इस बात से एक सवाल निकलता है कि एक सेकंड भाई साहब, कि इसी बात को आप क्यों नहीं घुमा के लोगों तक पहुंचाते हैं? पहुंचाइए। नहीं, आपका पोस्टर बैनर नहीं दिखता कि किसानों को ये नहीं हुआ। डेली आप न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब में ऐड देखेंगे। हमारा पूरा प्रचार है कि किसानों के ये खिलाफ है सरकार, ये व्यापारियों की सरकार शुरू से रही है। बीजेपी को व्यापारी नॉमिनेट वैसे ही कहा जाता है। आप ये लगा लीजिए, अगर नहीं होता 3 महीने में महंगाई तो कम करते हैं, 3 महीने महंगाई तो कम होती है। 3 महीने कम नहीं होते, महंगाई कम अच्छे में आएंगे। लंबी बात हो गई, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बड़े नेताओं की जगह जमीन के जो नेता हैं उनसे बात करना। उनके नजरिए से कुछ राजनीति में ताज़ा नजरिया मिलता है। कार्ड नहीं है मेरे पास। कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल करो। गुजरात में हो, ये उपचुनावों के अंदर टीएमपी लाने की बात हो, ईस्टर्न वेरी फलन बनाने की बात हो, सेक्स प्लस लाने की बात हो, जहाँ हमारा मनरेगा लाने की बात हो, सूचना का अधिकार लाने की बात हो, खाद्य सुरक्षा लाने की बात हो, ये सारे के सारे कानून जनता के अधिकार के कानून। ऐसे तो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता भी नहीं बोलते हैं बीजेपी के बारे में, जैसे ये आम कांग्रेसी कार्यकर्ता बोल रहा है। कांग्रेस को अपनी प्रतिभाएं अब शायद जमीन पर यहाँ वहाँ से जो बिखरी हुई है वहीं से चुन के लानी पड़ेगी। उन्होंने सही कहा, मोदी बहुत अच्छे वक्ता है, हमारे पास वक्ता नहीं है। कोशिश किया, हरियाणा भी करूंगा, लेकिन बीमार पड़ गया। ये हुक्का की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। ये अनमोल है। नहीं, इसकी कोई कीमत तो होती होगी ना, कहीं से बनवाते होंगे, खरीदते होंगे। हाँ, वो तो मार्केट में मिलते हैं। इनकी कीमत ऐसी है 2000 से लेके 20,000 30,000 तक के लगभग। 30,000 के भी हुक्का आते हैं इस तरह? अच्छा, 30,000 के हुक्के में क्या होता होगा? वो बड़ा होता है, शौकीन होता है, पहिए होते हैं उसमें चलने के, घूमने की, अपने आप घूम जाता है। अच्छा, चांदी लगी रहती है, और महंगे होते हैं जिसमें चांदी लगी रहती है, बाकी पीतल के भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओह, 30,000 रुपए का हुक्का। ये समाज का हुक्का है। लेकिन इसका सामाजिक वैल्यू क्यों आप कहेगी अनमोल है? जैसे बहुत सारे, देखिए बहुत सारा लोग सोचे हमारा समाज जुड़ता है,
अपने दुख सुख की, अपने वातावरण की, जो अपने रहन सहन है उसकी बात बतलाते हैं। किसी की कोई परेशानी होती है, चार भैया बैठ के आपस में सुलझा लेते हैं। जब इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो बातचीत नहीं हो सकती। जब इकट्ठे बैठते हैं तो सभी भिन्न भिन्न विचारों के भी बैठ जाते हैं, जिनके मतभेद होते हैं। ट्विटर पूर्व और फेसबुक पूर्व भारत की सामाजिकता का एक प्रतीक है। नहीं ये बताएंगे पढ़े लिखे अरे जो पढ़े लिखे हैं वो अलग से बताएंगे। हाँ, कैसे क्या पूछ रहे थे? लेकिन जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जो हुक्का पी रहे हैं, सब एक ही समाज के लोग हैं या अलग अलग समाज के लोग? ये लगभग यहाँ तो एक समाज के हैं, लेकिन हमारे एक समाज के लोग। लेकिन हमारे यहाँ हुक्का जो पीते हैं ना इकट्ठे बैठ के, जाट, गुजर, अहीर, ठाकुर, ये सब इनका जो है सब एक ही हुक्का है। एक ही हुक्का होता है। नहीं तो जो उनका अलग अलग होता है। ब्राह्मण हमारा थोड़ा पूजनीय है। ब्राह्मण के लिए अलग, हम इसमें उनके लिए अलग होता है, क्योंकि हमारे पूजनीय है वो, उनके लिए अलग रखते हैं। बाकी सब हमारा एक समाज है। बाकी जो हमारे दूसरे दलित भाई हैं वो नहीं होते, वो भी उसमें नहीं होते हैं। उनका उसमें नहीं होते, उनका अलग हुक्का होता है। तो ब्राह्मण के लिए अलग हुक्का हुआ, दलित के लिए अलग हुक्का हुआ। ब्राह्मण दलित का मैंने इसलिए कहा है कि हमारा वैसे मतभेद के हिसाब से नहीं, सिर्फ जाति आधार पर ब्राह्मण हमारे पूजनीय गिने जाते हैं। उनका आदर सम्मान करने के लिए इन दो को छोड़ के मैंने ऐसी किसी मंडली में सब तरह के लोग हो सकते हैं। सब तरह के लोग हो सकते हैं। विश्व युद्ध हो रहा था, सेकंड विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय हमारी एक जाट रेजिमेंट हुआ करती थी। जाट रेजिमेंट हुआ करती थी? जाट रेजिमेंट। अच्छा। तो जाट रेजिमेंट वाले जो थे, तो उन्होंने कहा अपने अफसर से, तो लेफ्टिनेंट को, वो अनपढ़ आदमी थे, लेफ्टिनेंट साहब कहते थे लेफ्टिनेंट को, क्या लेफ्टिनेंट साहब हमें, लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट साहब बोलते थे, बड़ा अच्छा बोलते हैं। पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी हमें एक चिलम हुक्का पीने दो, उसके बाद फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। तो उसने अलाउड कर दिया कि आप पियो। तो उन्होंने जैसे हुक्का भरा, ऐसे वहां से करा, ये भरा, बनाया, फूंक मारी, तो ऐसे जैसे पी रहे थे, तो जो दुश्मन था उसका जासूस घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा एक हथियार बनाया है, इंडिया अंग्रेज के, ब्रिटिश के अंडर लड़ाई लड़ रहे थे, कि ऐसा हथियार है, अभी तो उसको तैयार कर रहे हैं, फूंक मार मार के धुआं निकाल रहे थे। ये किस देश की बात है? हाँ जी, कहाँ की बात है ये जर्मन और जापान सारे इकट्ठे होकर विश्व युद्ध जब लड़ रहे थे, तब वहाँ जब सेना गई थी, गई थी। तो उन्होंने कहा अभी तो हथियार बनाया है और उसको तैयार कर रहे हैं, अगर तुम पे भागा जाए तो भाग लो। तो इसको देख करके, हुक्का को देख के भाग गया, कैसे भाग गए दुश्मन, भाग गए और एकदम से जीत हो गई। क्या जाट रेजिमेंट थी उसने। तो चलिए, इतिहास भले इसकी पुष्टि ना करे, लेकिन किस्सों में बहुत सारे इतिहास के रंग होते हैं। बुजुर्ग लोग हैं समाज के, आप लोगों को इस बात पे चिंता नहीं होती कि अब राजनीति में रैलियां हैं, कई तरह के तमाशे हैं और मुद्दों पे ठीक से बात नहीं होती है? बात तो आप सही कह रहे हैं। ऊपर की जो राजनीति होती है लगभग वो तो मुद्दों पे होती है। लेकिन जो हमारी जो विधानसभा के जो एमएलए जो चुने जाते हैं, विधायक, वो लोकल परिस्थितियों के अनुसार जो दुख सुख का घना साथी होता है, उसमें मुद्दे ऊपर ले नहीं होते। यहाँ हमारे लोकल मुद्दे होते हैं, वो बड़े मायने रखते हैं। ऐसा क्यों है कि बीजेपी ज्यादा जोर पकड़ते जा रही है? क्या आप लोग जो सपोर्टर हैं कांग्रेस के, अब बीजेपी ऊपर जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ना, मोदी को देखा था लोगों ने, मोदी के उससे लोग प्रभावित हुए। लेकिन विधानसभा में, यहाँ हरियाणा में उसका कोई वो नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी इस बार। नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ये तो बीजेपी को वोट नहीं दी लोगों ने, मोदी करके वोट दे दी पार्लियामेंट में। विधानसभा में ऐसा, विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं। इसलिए मोदी का ही फोटो है यहाँ पे, तो उनको वोट मिल सकता है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम अपने वकील, हमारा जो विधानसभा में जो जाते हैं प्रतिनिधि चुन करके, एमएलए जो होता है, हम उसको अपना वकील बना के भेजते हैं। मोदी का उसका कोई नहीं है, बीजेपी का। हम अपना पर्सनल देखते हैं इस बात को, पार्टी को नहीं, निजी है। तो आपकी पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि वो नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पाती? ऐसा क्या हो गया कांग्रेस में? आप ये, हम आम जन साधारण बैठे हैं यहाँ, आपको हम देखते हैं बहुत ऊंचे आप प्रदर्शन करता है। क्यों मैं देखता हूँ इंडी टीवी, तो आपका सवाल हमारे यहाँ हमारी सोच से परे है। हम तो लोकल मुद्दों पे तो बात कर सकते हैं, आप बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहे हैं। ये आपने बड़ा सही लगाया, मुझे भी बहुत सही किया। नहीं, फिर भी ठीक है। और ये जमीन पे आने से यही अंतर पता चल जाता है कि हम जो वहाँ पे कई बार ऐसी बातें करते हैं जो होती, कई बार हवाबाजी जैसी हो जाती है। जहाँ ध्यान है गोलीबाजी, वहाँ पहुँच जाते हैं। मतलब इनका मतलब मैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ, नीचे के स्तर पे भी बीजेपी नीचे पे भी मुखर हुई है, कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या बीजेपी से लड़ नहीं पा रहा है? लोकसभा में नहीं लड़ पाया, मानते हैं। मोदी का इतना प्रभाव लगा था एकदम, क्या करेगा।
लेकिन कई मुद्दों पे फेल भी हो गया। हमारे अनाज के रेट हैं, धान के रेट हैं, वो कम होने जा रहे हैं। महंगाई की जो बात करते थे वो कम नहीं हुई। तो कई बात ऐसी हुई हैं जो हमारे यहाँ लोकल परिस्थिति हैं, जैसे हमारे चौटाला साहब हैं, हुड्डा साहब हैं, इस पे कंट्रोल लगाया हुआ है। ये हमारी समाज को है, इस पे कंट्रोल लगाया हुआ है। हम अपने दर्शकों से तो यही कहेंगे कि बीड़ी तंबाकू का सेवन ना करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ गए हैं। एक अंतर है कि जैसे बीजेपी की रैलियों में जैसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं तो बहुत सारे मोबाइल फोन निकल आते हैं नमस्कार, और वो सेल्फी फ्लैशी वगैरह वगैरह लेने लगते हैं। कांग्रेस में थोड़ा कम दिखता है। ये भी देखिए कि जो फरीदाबाद की रैली थी वो जिला के स्तर पर थी और प्रधानमंत्री की रैली थी, लेकिन ये ब्लॉक स्तर की सभा है और एक अनाज मंडी में सभा हो रही है। मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गुलाबी पगड़ी के साथ बैठ गए हैं मंच पर, आप देख सकते हैं कि, और विरोधी इस गुलाबी पगड़ी के कारण गुलाबी गैंग कहते हैं। बनावट भी देखिए कि सारे पुरुष बैठे हैं और एक ही महिला जो जिला महिला मोर्चा है उसकी अध्यक्षा आप बोल रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर मौजूद सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण, पिपला क्षेत्र से आई हुई मेरी सभी सरकारी मोहना गांव से पूछिए बुजुर्गों, माता और बहनों, सबसे पहले मैं अपने गांव मोहना में पधारने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन अपनी तरफ से और गांव मोहना की तरफ से। अच्छा खासा समय जो है भाषण की औपचारिकताओं में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन इससे कम ही राजनीतिक व्यवस्थाएं मुक्त हो पाती हैं। जो वक्ता हैं वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को 100% ईमानदार बता रहे हैं और अपने विधानसभा के उम्मीदवार को 110% उम्मीदवार बता रहे हैं। राजनीति में प्रतिशत जो है वो कब ऊपर खिसक जाए, ऊपर चला जाए और कब नीचे खिसक जाए पता नहीं चलता। आप इन तालियों को सुनते रहिए। आपस में भाईचारे को जोड़कर मुख्यमंत्री इस मंच पर भी देखिएगा तो ज़्यादातर कांग्रेस के बुजुर्ग नेता ही नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा की लड़ाई इस वक्त काफी दिलचस्प होती जा रही है। बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे और नाम पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम और काम पर चुनाव लड़ रही है। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कांग्रेस के पोस्टर पर सोनिया और राहुल भी नहीं है, इस सभा में तो नहीं है। यहाँ पर देखना होगा कि क्या हुड्डा मोदी के जादू को कम कर पाते हैं, हरियाणा को इनेलो और बीजेपी से बचाकर अपने पाले में खींच पाते हैं। अगर वो कामयाब रहते हैं तो ये जीत शायद कांग्रेस को बड़ी ऊर्जा दे सकती है, अगर वो कामयाब रहते हैं। ब्रेक के बाद हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाषणों का अंश दिखाएंगे, जिससे एक अंदाज़ा लगेगा कि वो तीसरी बार सरकार में आने की दावेदारी के लिए वो किन बातों को उजागर कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं और उनके भाषण देने की शैली क्या है, क्योंकि कांग्रेस के हरियाणा में यही स्टार प्रचारक हैं जो पार्टी को लीड कर रहे हैं।